बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी जमात लॉन्च होती है या पाकिस्तान में सियासी जमात अपने काम का आगाज करती है, अवाम तक जाने का, अवाम तक अपने मंशूर को पहुंचाने का, बल्कि अवामी खिदमत का दावा करती है, तो उस पर बहुत से इल्जामात लगते हैं। उसे एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी कहा जाता है, उसे किंग्स पार्टी कहा जाता है, उसे तांगा पार्टी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसके पास तो शायद तांगे की सवारियां नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि शेख रशीद साहब कहा करते थे इमरान खान को मुख्तलिफ शोज में बैठ के, इन्हीं टीवी चैनल्स के शोज पे जिसको आप आज भी देखते हैं, शेख रशीद साहब ताना दिया करते थे कि आपके पास तो तांगे की सवारियां नहीं है, आप तो तांगा पार्टी हैं। फिर तांगा पार्टियों का इल्जाम बहुत सी पार्टियों के ऊपर लगा। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान एक पार्टी बनी है जिसके बारे में हमारे एक दोस्त ने तबसरा किया कि जब मैं प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो मैंने कहा क्यों ना कि इब्तिदा वहीं से की जाए। उन्होंने कहा कि ये ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक क़यादत का पार्किंग लॉट है, लेकिन पार्किंग लॉट के साथ साथ बाज़ मकामात पर बाज़ लोग इसको जंक यार्ड भी कहते हैं कि जहां पर क़यादत को पार्क कर दिया गया। फवाद चौधरी साहब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह छुपाए नजर आए, लेकिन उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दिए। इमरान इस्माइल साहब कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं दिए। अली जैदी साहब कराची से हैं, लेकिन कराची के अंदर कभी वो दोबारा दिखाई नहीं दिए। तो क्या ऐसा तो नहीं था कि जबरी बिठाया गया, उनको तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया गया और उसके बाद वो सब अपने अपने घरों को चले गए? और जिस तरह कुछ लोगों ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता बहुत सारी क़यादत ने सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान किया, जिसमें असद उमर सारे फहरिस्त हैं, जिसमें कुछ दिन पहले जो है वो उस्मान डार साहब का इंटरव्यू जब आया तो उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया। तो जिस तरीके से सियासत छोड़कर वो घर पर बैठ गए, वो पार्क हो गए। इस तरीके से महसूस ही होता है कि ये जंक यार्ड में चले गए जिसका कोई काम नहीं है, जो जहां जिस पार्टी का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। क्या ये ख्याल लोगों का दुरुस्त है? क्या ये भी इल्जाम उसी तरीके से है कि इस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर लगा करता था? क्या ये भी वही बात है कि जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ साहब ने जब पार्टी बनाई उनको भी ऐसे ही कहा जाता था? पाकिस्तान की सियासत में जाहिर है कि बहुत सी पार्टियों को तांगा पार्टी कहा गया, लेकिन बाद में ऐसा भी हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट की नजर करम की वजह से या शायद अवामी हिमायत की वजह से, शायद इसलिए लगा रहा हूं कि इल्जामात हमेशा लगते रहते हैं कि किसी के पास भी पाकिस्तान में अवामी हिमायत नहीं थी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तस्करा करें तो कहा जाता है कि जुल्फकार अली भुट्टो डैडी कहा करते थे अयूब खान साहब को। अगर PMLN की बात करें तो कहा जाता है कोई जनरल जिलानी से जिनकी नवाज़शात थी कि जिसकी बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ आज मियां नवाज शरीफ की हैसियत से पहचाने जाते हैं, जो पाकिस्तान के 3 मरतबा साबिक प्राइम मिनिस्टर है। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत है, जनरल शुजा पाशा का किरदार भी इसके अंदर कोई ढका छुपा नहीं है। 2011 के जलसे में कहा जाता है कि अगर कराची की बात करूं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग लाए गए, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, मैं जिनसे लोगों को मिलवा सकता हूं, जिनका इंटरव्यू कर सकता हूं, जो दावा करते हैं कि हम पैसों की बुनियाद पर इमरान खान के जलसे के अंदर मज़ार कायद पर लोगों को लेकर गए। लेकिन उससे ज्यादा मशहूर जलसा तो लाहौर के अंदर था, जहां कुछ फैन क्लब भी था और जहां पर कुछ लोगों को लाया भी गया था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में ये बातें होती रहेंगी। हम कुछ बात करेंगे आज डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से, जरा उनसे भी पूछते हैं कि जो इल्जामात पाकिस्तान की सियासत में मुख्तलिफ सियासी जमातों पर लगते हैं, उनकी जमात के ऊपर भी लग रहे हैं। इल्जाम कह लें या सियासी कहकहा कह लें या ठट्टा कह लें, उसका मुकाबला वो कैसे करेंगे, लोगों के मुंह कैसे बंद करेंगे। और इसके साथ साथ अगर इमरान खान इसी तरीके से जेल में रहते हैं और बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे मौजूद नहीं रहता, तो क्या पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात को तस्लीम करेंगे? ये ख्याल है, ज़ाहिर सियासी जमातों ने इसका जवाब देना है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलेंगे, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में एक बड़ा एग्रेसिव ऑपरेशन हो रहा है उन बाशिंदों के खिलाफ के जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, जिनमें सबसे बड़ी तादाद अफगानियों की है, अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की है, कि जो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, कई दिहाइयों से रह रहे हैं। उनका क्या मुस्तकबिल होगा? और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात जिस नहज पर ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं, क्या उसका कोई नुकसान माशी तौर पर, सियासी तौर पर अमन व अमान में पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है, नहीं हो सकता? गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया मैडम फिरदौस आशिक अवान साहिबा आपके वक्त का। मैडम ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब एक ही बयानिया सामने आ रहा है उस्मान डार साहब के इंटरव्यू से, जिसका हमें अंदाजा हुआ कि एक ग्रुप मौजूद था मफामती और मजामती। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुछ लीडरान ऐसे हैं कि जो कैदोबंद की सहूबतों के बाद अब इकबाली बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से अडियाला जेल के कैदी ने उनको रागिब किया कि वो जो है वो हसास तंसीबात के ऊपर, मिलिट्री तंसीबात के ऊपर हमला करें, या जो है वो उनकी गिरफ्तारी के मौके पे किसी किस्म का एक हंगामा करें। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो बड़े डिस्टेंस थे, हम तो समझाते थे उस वक्त भी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके रात मैंने ट्विटर के ऊपर देखे कि वो कुरान उठाकर बयान दे रहे हैं कि हमें कभी जो है वो अडियाला जेल के कैदी ने ये नहीं कहा था कि आप जाकर ये सब कुछ करें। तो अगर किसी ने नहीं कहा था तो ये मूवमेंट बनी कैसी है? सारे सवालात जाहिर है कि लोग अब पूछ रहे हैं। आप जाहिर है कि उन सारी सफ़ों के अंदर मौजूद रही हैं, तो क्या मफामती मजामती इस तरह का कोई ग्रुप मौजूद था? और इन इकबाली बयानात की क्या हैसियत आप क्या समझती हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि आप इस सियासत के मैदान के अंदर हमेशा आपने देखा कि सियासी जमातों के ऊपर अच्छे बुरे वक्त आते रहे, सियासी उतार चढ़ाव होता रहा, और ज़रूरी नहीं कि हर सियासी जमात जो मैदान अमल में जदोजहद कर रही होती है वो इक़्तिदार के सिंहासन तक भी पहुँचे। तो PTI के लिए ये एक नादर और बेहतरीन अल्लाह ने मौका दिया था कि वो 22 साल जो इससे पहले उन्होंने जदोजहद की तांगे की सवारियां पूरी करके, तो 22 साल के बाद अल्लाह ने उन पे मेहरबानी की और वो एक पॉपुलर जमात बन के 2018 में जीतने में कामयाब हुई। और उसके बाद के जो हमारे अमाल रहे हैं वो भी आपको पता ही है कि हमारी जो टीनेजर और स्ट्रीट बॉयज़ की टीमें जिस तरह से वो खान साहब से पहले को फैसले कराते, फिर उसको यू टर्न करवाते, फिर यू टर्न के बाद 3-3 दफ़ा वो फैसले बदले जाते, क्योंकि यही वो लोग थे, वो नादान दोस्त थे उनके, जो उनको बंद गली में आज लेके चले गए हैं। अब उन्हें याद आ रहा है कि वो वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं, वो इकबाली बयान दे रहे हैं, वो मुख्तलिफ बयानियाँ जो हैं उनको सामने लेके आ रहे हैं, और उस 9 मई की डर्टी गेम के मैन ऑफ द मैच जो है वो इमरान खान को करार दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि बयानिए पार्टियों में बनते रहते हैं। पार्टियों के अंदर हर जमात के अंदर एक इंतहा पसंद ग्रुप होता है, जो अग्रेसिव लोग होते हैं, वो कहते हैं कि फड़ लो, मार दो, फिक्स कर दो, यानी जोशीले। और दूसरे लोग जो इत्तेदाल पसंद होते हैं, फ़हम फ़रासत वाले होते हैं, समझ बूझ वाले होते हैं, और सियासी जो मैच है वो सियासी अंदाज से खेलना चाहते हैं, वो ज़ातियात या ज़ाती अनात तक नहीं जाते। तो PTI का जो सबसे बड़ा अलमिया रहा कि यहाँ पे जो सोशल मीडिया ट्रेंड और टीनेजर ग्रुप बनाने वाले जो लोग थे, उनका बयानिया जो है वो खान के ज़हनों को ज़्यादा तक़वियत बख्शता खुद था। खान की ख्वाहिश भी इसी तरह की थी, खान का जो अपना सोचने का अंदाज था, आपको लगता है वो भी इसी तरह का था कि वो पसंद भी ऐसी बातों को करते थे, लिहाजा उनके गिर्द भी ऐसे लोग होते थे और वही लोग आगे बढ़ते थे जो इस तरह की बातें करते थे, बाकी खान को लगता था बुज़दिल है? देखिए, उसमें जो 6 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ मुझे मौका मिला काम करने का, मैंने ये पहले प्राइम मिनिस्टर देखे थे कि जिन्होंने 4-4 घंटे 5-5 घंटे मीडिया स्ट्रेटजी की मीटिंग लेना। और मेरे लिए भी ये हैरान कुन बात होती थी कि प्राइम मिनिस्टर की सीट पे सर खुजलने की फुर्सत नहीं होती। आपके पास नेशनल इश्यूज़ और इतने चैलेंजिंग इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स होती हैं कि आप 4-4 5-5 घंटे मीडिया स्ट्रेटजी मीटिंग में नहीं बैठ सकते, स्पोक्स पर्सन मीटिंग में नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। लेकिन ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे कि जिनकी ये ख्वाहिश होती थी कि जो नैरेटिव है उसको हैमर करना है, उसको बेचना कैसे है, उसको रेपिटेशन कैसे करनी है, और उसके अंदर ट्रेंड कैसे बनाना है। तो आज काम बाद में करना है, लेकिन बयानिया ज़्यादा बनाना है, काम हो ना हो। हमारे बुजुर्ग ये कहते होते थे कि नेकी जब करो, अच्छा काम जब करो तो उससे बिल्कुल खामोशी से करो और ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक वक्त आया कि उन्होंने जब दुनिया के हालात देखे तो उन्होंने कहा अच्छा चलो बेटे, सोशल वर्क करना है, लोगों की भलाई करनी है, तो एक हाथ से ढोल बजा लो, एक हाथ से काम करो। लेकिन PTI में आके हमें पता चला कि दोनों हाथों से ढोल बजाना है, और काम करने के लिए हाथ बचा ही नहीं। तो आपने जब ढोल ही बजाना है तो उस ढोल का जो इम्पैक्ट है वो लोगों के ज़हनों पे आया। और आज आप देख लें कि वो जो बयानिया उनके ज़हनों में फ़िक्स हुआ है, तमाम तार मुश्किलात जो आप देख रहे हैं, तो जो उनके शहर में गिरफ्तार हैं, जो लोग तो उनके शहर से बाहर आ जाता है, वो सिराते मुस्तकीम पे आके वो अय्या का नाबुदो वैया का नस्ताइन की जो जमात जो है वो गुमराही का शिकार थी, जब वो सिराते मुस्तकीम पे आके उनके शहर से बाहर आके वो सच बोलने लग जाता है,
तो वो फिर पार्टी में गद्दार बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें असल में जब आप एक हाइप क्रिएट करते हैं, जब आप एक ऐसा इंतहा पसंद सोच के साथ जत्था तैयार कर देते हैं, तो वो जत्थे बनाने वाले जो हैं कभी उनका अंजाम जो है आपने देखा है कि वो अमन पसंद नहीं हुआ। हमेशा जत्था जो है ये फरमाइएगा कि उस्मान डार साहब की वालदा आप कहती हैं कि मैं सियालकोट की जो सरजमीन है वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगी। ज़ाहिर है आपका शहर है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे बड़ा रेलिवेंट है। तो क्या ख़ानदानी तौर पर आपको लगता है कि उनका इतना कोई असर रसूख मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पर वो ख्वाजा आसिफ को या फिर जो भी उनके मुकाबले में हो, चाहे वो फिर आप हो या कोई भी किसी और पार्टी का हो, वो उसको चैलेंज कर सकती हैं? कोई हैसियत नज़र आती है आपको उनके एग्रेशन की, उनके बयान की? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो मेरी माँ है और मैं उनको अपनी माँ की तरह इज़्ज़त भी करती हूँ और प्यार भी करती हूँ, लेकिन मुझे उनकी ज़ात से इख्तिलाफ़ नहीं है। मुझे धरती माँ के साथ जुड़ा जो उनके बच्चों का अमल है, मुझे उससे इख्तिलाफ़ है, क्योंकि माँ का एहतराम अपनी जगह है, लेकिन धरती माँ का वक़ार जो है वो जब मजरू होगा तो मेरा फ़र्ज़ है एक शहरी होते हुए कि मैं कम अज़ कम उस धरती माँ के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। और उसके लिए जो उन्होंने नारा लगाया है, हमारी वो माँ जो है वो 80 साल की से ज़ायद उम्र की हैं और मौला उनको सेहत दे, वो उनकी ख्वाहिश है इलेक्शन लड़ना, वो ज़रूर लड़ें, लेकिन इन तिलों में तेल मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो फिक्स मैच है जिसमें विकेट की दोनों तरफ ये खेल रहे हैं, घर के कुछ अफराद जो हैं वो उस्मान डार के बयानियों को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ अफराद जो हैं वो पीटीआई की सफ़ों में रह के अपने लिए हमदर्दियां समेट रहे हैं। तो ये दो महाजों पे जो लड़ रहे हैं ये मुनाफिकत है। तो सियासत के अंदर जो है या मुखालफत होती है या हमायत होती है। मुनाफिकत जो होती है सियासत में वो हमेशा जो है वो ज़हर कातिल होती है। तो या वो पीटीआई की मुखालफत करें या वो पीटीआई की हमायत करें। ये मुनाफिकत वाला काम जो है ना कि आधे घर के अफराद जो हैं वो एक तरफ खड़े हो जाएं, आधे एक तरफ खड़े हो जाएं। लेकिन ये तो हमने माजी में भी देखा ना, असद उमर साहब थे, जुबैर उमर साहब थे, अलग अलग पार्टियां थी, दुश्मन पार्टियां थी एक दूसरे की। तो ये तो पाकिस्तान में माजी में भी होता रहा है कि दो भाई हैं, दो एक जगह जो है वो किसी और का होता रहा, लेकिन इस तरह मैनेज्ड, इंजीनियर और मैनिपुलेटेड तरीके से नहीं होता रहा। ठीक, ये सारी जो आप गेम देख रहे हैं ये एक मुनाफिकत की सियासत का पेशखम है। गुड कॉप बैड कॉप की सियासत है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि वो पीटीआई की सफ़ों में भी जिंदा रहें और साथ वो चाहते हैं कि हमारे 9 मई के जो स्याहकारियाँ और स्याह अमल हैं वो भी धुल जाएं। तो एक वक्त में वो दो शिकार करना चाहते हैं एक तीर से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, थोड़ा सा मजीद आगे की तरफ आए। अडियाला जेल में एक साहब कैद है, उनकी पार्टी मौजूद है, बल्ले का निशान है। सुने आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बल्ले का निशान आपके पास आ जाए, ये भी बता दीजिएगा। और अगर उनके बगैर इलेक्शन होते हैं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर उनको शफाफ समझा जाएगा, मुनसिफाना समझा जाएगा, अवाम कबूल कर लेंगे, दुनिया कबूल कर लेगी, आलमी मीडिया कबूल कर लेगा, आलमी बरादरी कबूल कर लेगी? देखिए, ये पहले तो इस ख़बर को सख्ती से मैं इसकी तरदीद करती हूँ कि हमने बल्ले के निशान के लिए अप्लाई किया। हमने जो निशान मांगा है वो हमारा शाहीन का निशान है और उसी के लिए हम तगदो कर रहे हैं। जो बल्ले के निशान नहीं, बल्ले के हवाले से एक ओन चौधरी साहब ने ज़ाती हैसियत में पटिशन फ़ाइल की है कि एक दहशतगर्द जमात जो है और एक ऐसी जमात जो 9 मई जैसे वाक़यात में मुलव्वस रही है और अब उनके घर के बेदी जितने थे उन्होंने लंका डाल दिया है। उन्होंने बता दिया है कि ये किस मकसद के लिए इनकलाब आ रहा था, क्या बगावत का मकसद था, किसको ओहदे से हटाना चाहते थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी बयान कर दी हैं। तो हमारा शाहीन का निशान है और हम उसी निशान से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, एक आखिरी चीज़ अगर आप मुझे बता दें कि काबिल कबूल होंगे नहीं होंगे
ये तो इसके ऊपर तो बात होगी, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि आपकी पार्टी जिस तरह से चमकी थी, जिस तरीके से एक खूबसूरत सा स्टेज सजा था, उस पर बड़े बड़े लीडरान आकर बैठे थे, उस तरीके से फिर आगे जो है वो खामोशी कुछ महसूस होती है। तो क्या इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बाद तेज़ी आएगी? क्या किस तरीके से पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा पता लगे लोगों को? देखिए, पहली बात तो ये है कि चूंकि हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में थे, एनलिस्टमेंट के प्रोसेस में थे, जब तक कोई चीज़ जो है वो एनलिस्ट नहीं हो जाती, अब हम रहते हैं और क्लैरिटी नहीं रहती। तो जो हमने पहला शो खिड़की तोड़ शो किया वो आपके सामने था। उसके बाद जो है हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे गए, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। हम बजाय इसके कि वो 150 लोग एक जगह बिठा के तो हम कहें कि ये पार्टी बन गई है, तो हमने ये स्ट्रेटजी चेंज की कि हम हर हफ्ते अपने जो नामवर लोग हैं उनको ज्वाइन कराएं और उनकी अलहदा से ख़बर रिलीज़ हो, बजाय इसके कि वो लोग दब जाएं और जो ज्वाइन करे या उनका एक नाम है, एक कद है, तो वो एक दूसरे के कद और नाम के अंदर मिक्स अप हो गए और उनकी उस तरह से हम पजीराई ना कर सके जिस तरह उनका हक बनता था। इसलिए उस स्ट्रेटजी को बदला गया और हमने उसको हफ्तावार डेली बेसिस पे तरीन साहब की मीटिंग्स हो रही हैं, अलीम खान साहब की मीटिंग्स हो रही हैं, लोग हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं, हम उनकी वीडियोस भी रिलीज़ करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। और ये अभी आपने देखा अनवर सैफुल्लाह फैमिली और इनाम खुशाम जैसे लोग जो हैं KPK से, वो भी हमारे साथ उनकी ख्वाहिश है और भी बेशुमार लोग हमारे साथ लाइन में लगे हुए हैं जिनके साथ हम एंगेज हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं और हम स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ रहे हैं। देखना ये था कि सियासत का मुस्तकबिल जो है आने वाले दिनों में वो ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ताहिर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अफगान उमूर के माहिर भी हैं। शाह साहब जो है वो ज़ाहिर है कि दिफाई मामलात को बहुत करीब से जानते हैं। मसला ये है कि कराची से खैबर तक एक बयान आ रहा है। मैंने ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब का इंटरव्यू किया, वज़ीर दाखिला निगरान सिंध के, उन्होंने भी यही कहा। फिर कराची पुलिस चीफ का एक इंटरव्यू हमारी नज़र से गुजरा, उन्होंने भी यही कहा। फिर IG KPK भी ने यही कहा कि अफगान बाशिंदे, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में बहुत सारे जराइम में मुलविस हैं। कराची पुलिस चीफ का कहना था ये छोटे मोटे काम जो हो रहे हैं, किसी की बैटरी चोरी हो गई, किसी की गाड़ी का टायर चोरी हो गया, इससे लेके जो बड़ा मामलात हैं, करेंसी के मामलात हैं, स्मगलिंग के मामलात हैं, या कराची के अंदर दीगर बड़े मामलात हैं, वाइट करोला गैंग की बात हो, या जितने भी मामलात सामने आते हैं कि जिनके लोग पकड़े जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग होते हैं कि जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जाहिर है कि इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, बातचीत हो रही है कि ये लोग कई दिहाइयों से पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, तो क्या हमारे इश्तिहार देने से, टीवी पे इश्तिहार चलने से, हमारे कैद देने से ये लोग यहाँ से कारोबार बेचकर चले भी जाएंगे, या ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, शाह साहब आपका भी, ताहिर खान साहब आपका भी। शाह साहब आप ही से शुरू करूंगा गुफ्तगू। शाह साहब, अगर दिफाई नुक्ता नज़र से हम देखें तो अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि माशी तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को दो ही चीज़ें वहाँ से दरकार होती हैं, एक कोयला दरकार है पाकिस्तान को और दूसरा वहाँ से जो है वो कुछ फूड आइटम आते हैं। मैं ताहिर खान साहब से वो सवाल ज़रूर करूंगा, लेकिन दिफाई तौर पर आप क्या समझते हैं कि अगर अफगानिस्तान से ताल्लुकात इस नहज पर पहुँचते हैं कि उनके लोगों को हम निकालते हैं और उनकी हुकूमत आगे से सख्त रद्द-ए-अमल देती है, तो क्या कर लेंगे वो हमारा? मैं समझता हूँ कि ये अफ़गान मुहाजिरीन को हमने पनाह दी थी जिस वक़्त अफ़गानिस्तान में जंग थी, और मेरे ख़्याल में बैनुल-अक़वामी दुनिया ने भी हमारी मदद की और इन लोगों को हमने यहाँ पर पनाह दी। अभी जंग ख़त्म हो गई है और वहाँ पर कोई मसला नहीं है, तो इसलिए इनको वापस अपने मुल्क में जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि बैनुल-अक़वामी लोग जो थे, बहुत सी एजेंसीज़, वो हमारी मदद करते थे। जब ये आए थे तो इनको खाना, दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करना, उसमें वो मदद ख़त्म हो गई है। अभी ये पाकिस्तान की इक़्तिसादियात के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर एक बोझ है। और दूसरा जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी तिजारत है
वो बराए नाम इसलिए है कि वो पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ पर चीज़ें ख़रीदते हैं। 10 ट्रक चीनी या 20 ट्रक सीमेंट और वहाँ अफ़गानिस्तान ले जाते हैं, जिसमें से पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत कोई इम्प्रूव नहीं होती। ये जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट किसी भी मुल्क में होती है, वो गैर मुल्की करेंसी के आने से होती है। मिसाल के तौर पे डॉलर हो या पाउंड्स हो या यूरो हो, वो इसमें जो है आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अफ़गान है ये हमारे ऊपर एक बोझ है। दिफाई नुक्ता निगाह से अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन जब अच्छे थे ताल्लुकात तो उसमें पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। और दूसरा, अभी तो वो हमें आंखें दिखा रहे हैं, मतलब है अफ़गानिस्तान की फ़ौज नहीं है, 40 साल से नहीं है, और हमने अफ़गानिस्तान का एक एकड़ ज़मीन पे भी कब्ज़ा नहीं किया, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि हम अफ़गानिस्तान की तरफ चलें। तो वो उनके पास तो फ़ौज भी नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए क्या थ्रेट साबित होंगे। वो तो जो करना चाहते हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर दहशतगर्दी, अभी जब ये हुकूमत आई है तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी 82% बढ़ी है। उसमें से अभी तो वो जो लोग हैं TTP वाले, वो तो कुछ थोड़े से लोग हैं, लेकिन अभी वो अफ़गानियों को भर्ती कर रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ जो खुद कुछ धमाके हुए और उसमें लोग शहीद हुए, उसमें से 18 में से 14 जो है वो अफ़गानी उसमें शामिल थे। और ये जो ज़ोब में हुआ था और उसमें 3 जो अफ़गानी मारे गए थे, उनका ताल्लुक़ कंधार से था। वो हमने जब उनको देना चाहा, उनकी लाश जो है उन्होंने एक्सेप्ट करने से इनकार किया। अभी ये जो यहाँ पर अफ़गान मुहाजिरीन है, उनके सहूलतकारों के तौर के ऊपर काम करते हैं। वो लोग आते हैं इधर पेशावर में पुलिस लाइन में जो धमाका हुआ था, वो जो खुदकुश था वो अफ़गानिस्तान का रहने वाला था, कुनर प्रोविंस था, और उसका जो सहूलतकार था वो एक अफ़गान था, जिसको अभी तक वो ढूंढ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके होने से एक तो हमारी इकॉनमी तबाह हो रही है, यानी पाकिस्तान के अंदर जितनी हमारी इकनॉमिक स्ट्रेंथ है, यानी डॉलर्स है या बैनुल-अक़वामी करेंसी है, उससे हम न सिर्फ एक मुल्क को चला रहे हैं बल्कि 2 ममालिक को चला रहे हैं। 2 ममालिक को चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की है शाह साहब। अगर मुझे आप थोड़ा सा मौका दें तो मैं ताहिर खान साहब की तरफ भी चलूँ, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। खान साहब, आप फरमाइएगा, जिस तरह से शाह साहब ने कहा, उनकी बहुत सी बातें बिल्कुल टू दी पॉइंट हैं कि ये तमाम मामला ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को अकेले भुगतने पड़े और 2 ममालिक को हम चला रहे हैं। तो अगर ये सूरत हाल आती है कि हमारे ताल्लुकात इस लेवल तक ख़राब हो जाते हैं कि जहाँ पर ट्रेड हमारा रुक जाता है या बंद हो जाता है, तो अफगानिस्तान के पास कौन कौन से हथियार हैं पाकिस्तान को तंग करने के लिए? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। देखिए ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मसाइल माजी में भी थे और एक ब्लेम गेम हामिद करज़ई साहब, फिर डॉक्टर अशरफ गनी साहब की हुकूमत में, और अब तालिबान के साथ भी वही मामला चल रहा है। तो वो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। लेकिन अब आपने पूछा कि अफगानिस्तान के पास क्या हथियार है। मसला हथियार का नहीं है, एक दूसरे की ज़रूरत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आप देखें ना, तारीख में पहली मरतबा अफगानिस्तान के बरामदात पाकिस्तान को ज़्यादा हुई है। ये माजी में बिल्कुल नहीं था। आपको याद होगा तकरीबन 3 हफ्ते पहले चीन से ज़मीन के रास्ते मतलब माल जो गया है, सामान जो गए हैं, वो पाकिस्तान के रास्ते से, ये पहली मरतबा हुआ है। इस तरह पाकिस्तान ने कराची के जो 2 बंदरगाह है, उसके अलावा जब गवादर में किसी हद तक काम शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने फॉर्मली अफगानिस्तान को ऑफर किया, पेशकश की कि आप इसको भी बरामदात के लिए भी और ट्रांजिट के लिए भी, दरामदात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते। एक दूसरे के, हमने अगर मरकज़ी एशिया जाना है तो हमारे पास दूसरा रास्ता तो नहीं है ना।
चतराल से अगर आप ताजिकिस्तान की तरफ जाएंगे तो वो तो इतना आसान रास्ता तो नहीं है, तो हमें तो अफगानिस्तान की तरफ जाना है। या आपने सुना होगा तकरीबन कोई महीना 1.5 महीने पहले कि रूस से, अजरबैजान से, उज़्बेकिस्तान से कुछ चीज़ें, कुछ माया गैस, LPG वो तुर्कम के रास्ते आया है। तो लिहाजा एक दूसरे पे हमारा इन्हिसार है और वो इन्हिसार रहेगा बावजूद इन चीज़ों के। लेकिन पाकिस्तान को तो ये हक है कि वो फैसला करे कि अगर यहाँ पर कोई भी गैर जिसके पास कानूनी असनाद ना हो, वीज़ा पासपोर्ट ना हो, तो उनको तो हक नहीं है। ये तो पूरी दुनिया ही करती है। मतलब मैं अफगानिस्तान जाता हूँ, मैं तालिबान के दौर में 7 मरतबा गया हूँ। सबसे पहले हर गैर मुल्की का सहाफ़ियों समेत वहाँ एयरपोर्ट पे आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, पूरी डिटेल्स आपने देने पड़ते हैं, आपको कार्ड मिलता है, उस कार्ड के बगैर आप अफगानिस्तान काबुल में नहीं जा सकते। और उस कार्ड के बाद हम फॉरेन ऑफिस जाते हैं, वहां से हमें कोड लेटर मिलता है। तो लिहाजा कानून है और हम उसका एहतराम भी करते हैं। तो लिहाजा अगर हम एहतराम करते हैं किसी और के कानून का, तो उनको भी पाकिस्तानी कानून का एहतराम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक खदशा है कि जो एक बदइतमादी पैदा हुई है इस मसले पे, गो कि पाकिस्तान के पास अपने दलाइल हैं कि सिक्योरिटी खदशात है, और शाह साहब ने बड़े तफसील के साथ सब कुछ बता दिया है। तो लिहाजा अफगानिस्तान को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के मतलब यहाँ जो TTP के अगर हमले बड़े हैं या जो हमला होता है अफगानिस्तान की तरफ, उंगलियां इसलिए उठेंगी कि हम नहीं कह रहे सिर्फ कि TTP वहाँ है, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा। ये यूनाइटेड नेशन की हर रिपोर्ट आप देखें, ये अमरीकियों की हर रिपोर्ट आप देखें, तो उसमें तो हता की तादाद का भी जिक्र होता है। तो तालिबान को समझना पड़ेगा, अफगान तालिबान को, कि अफगान तालिबान अब जंगी ग्रुप नहीं है। अफगान तालिबान अब हुकूमत में है, पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल है। और जब आप हुकूमत में है तो आपकी तरजीहात माजी की बनस्बत तब्दील होनी पड़ेगी। आपने एक मुल्क के साथ डील करने के बावजूद इसके कि आपको किसी ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन हमारा सफारत खाना वहाँ बड़ी है। आपने खूबसूरत बात की है कि आप जत्था नहीं है, अब आप एक हुकूमत का जो है वो बना के बैठे हुए हैं। गो कि उस हुकूमत की तस्लीम करने और उस हुकूमत की जो आईनी कानूनी हैसियत है उसके ऊपर भी एक सवाल होता है। काकर साहब ने भी ये कहा कि जी वहाँ पर एक ग्रुप है कि जो इक़्तिदार में इस वक्त मौजूद है और कोई लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। अगर मैं सही समझ पाया हूँ तो उसको भी तशरीह करते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद और ख़ास तौर पर मैं शाह साहब की तरफ आऊँगा कि क्या अफगान तालिबान से जो हम मुतालबा कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी वो रखते हैं, और मुतालबा हमारा यही है कि अपने मुल्क से दरअंदाजी ना होने दें, पाकिस्तान की तरफ जो है वो मैली आंख उठा के देखने वालों को आप खुद काबू करें, क्योंकि वो जाहिर है कि आपके मुल्क से हमलावर हो रहे हैं और आपके मुल्क के शहरी हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद महमूद शाह साहब, मैं सर आपकी तरफ ही आता हूं। मुझे सर ये फरमाइएगा, जिस तरह से मैंने ब्रेक से पहले भी लिंक ये दिया कि क्या कैपेबिलिटी मौजूद है उस हुकूमत के पास कि जो अफगानिस्तान में है कि वो लोगों को रोक सके जो पाकिस्तान की तरफ बुरी आंख से देखते हैं या पाकिस्तान पे हमलावर होने की सोचते हैं, जिसको हम TTP का नाम यहाँ पर देते हैं और वो पता नहीं इसको क्या नाम देते हो। जी बिल्कुल, अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो ये है कि ना उनका इंटेंशन है, उनका ना कोई इरादा नज़र आता है, बल्कि वो वापसी पे हमारे साथ बहस शुरू कर देते हैं। जब भी हमारे मुज़ाकरात अभी हुए हैं वो बहस शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि आप इनके साथ मुज़ाकरात करें। तो आर्मी ने कुछ अर्सा पहले अब बहुत क्लियरली ये स्टेट किया कि मुज़ाकरात होंगे तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ होंगे। एक सोवरेन स्टेट दूसरे सोवरेन स्टेट के साथ मुज़ाकरात करता है। इस तरह भागे हुए कुछ ग्रुप्स जो है उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते, और मेरे ख्याल में ये सही पॉलिसी है और अफ़गानिस्तान को अपनी ज़िम्मेदारी संभालनी चाहिए। उन्होंने जब ये जो एग्रीमेंट कतर में हुआ था उसमें लिखा हुआ है कि अपने पड़ोसी ममालिक के अंदर दरअंदाजी नहीं करेंगे, तो वो क्यों लिखा गया था अमेरिका का तो यहाँ पर, और फिर वो कहते हैं कि हमारा मायदा अमेरिका के साथ हुआ है, तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। तो बात यह है कि अमेरिका तो अफ़गानिस्तान का पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी तो हम हैं, और ईरान है और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से उन्होंने क्यों ये शर्त लगा दी थी, ये शर्त उसके अंदर रखी थी और आपने दस्तखत किया था कि अभी आप अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेते। और इसमें बल्कि यहाँ तक कि अभी जो है
उसके अंदर अफ़गान जो है शामिल हो रहे हैं और ऐसा ऐसा ये बढ़ेगा। ये जो पाकिस्तानी हैं वो तो कुछ थोड़े नंबर के हैं, उन्होंने ऑलरेडी हमें अप्लाई किया था कि हमें माफ़ किया जाए, तो हमने कहा कि माफ़ तो हमारे अदालतें कर सकती है। अभी जो कानून है, आईन है, वो एक्सटेंड हो चुका है 0 लाइन तक और अभी कोई कबायली इलाका नहीं है, इसलिए आपके साथ आईन पाकिस्तान के तहत ही आपके साथ बातचीत हो सकती है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि उनका कोई इरादा नहीं है, उनके अंदर ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जो पर्टिकुलरली कहा जाता है हक्कानी ग्रुप, वो इन लोगों के साथ मिला हुआ है और ये एक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला और है। मतलब है इसकी और कोई दलील नहीं चाहिए कि आपने देखा कि चित्राल के ऊपर उन्होंने बाकायदा 200-300 आदमी मिल के उन्होंने बॉर्डर के ऊपर हमला किया और ये हमला जो है, ये हमला तस्वुर किया जाना चाहिए अफ़गानिस्तान की तरफ से। वो अपनी ना जिम्मेवारी लेते हैं और ना उनके इंटेंशन है, ना उनमें ये काबिलियत है। ये भी हम समझते हैं कि उनके अंदर, उसके अंदर फ़ौज नहीं है, वैसे ही वो कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें ये काबिलियत ज़रूर है कि वो दूसरे मुल्क में जैसे पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी कर सकते हैं। ये उनकी टेक्निक है, ये अफगानिस्तान में उन्होंने इस्तेमाल किया है और अभी उसको पाकिस्तान की तरफ एक्सटेंड करना चाहते हैं। ठीक हो गया शाह साहब। जरा मैं ताहिर खान साहब से भी एक क्वेश्चन आखिरी करना चाह रहा था। खान साहब, आप फरमाएं कि जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, माजी में भी हम ख्वाहिशात तो रखते रहे कि यहाँ से इनखला हो जाए, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा संजीदा नजर आ रहे हैं। हमने इश्तिहार भी आ रहे हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर भी आ रहे हैं। इश्तिहार से मेरी मुराद काउंटडाउन प्रॉपर चल रहा है। मेरे पास अभी एक मैसेज आया हुआ था APNS का कि अखबार के अंदर भी जो है इसका काउंटडाउन लगे, सभी दे रहे हैं, ट्वीट भी हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस दफ़ा हम इस हद तक कामयाब हो जाएंगे, कम से कम एक बड़ी तादाद को निकाल दें, उसके बाद वो वापस ना आए? मेरे ख्याल में हाँ। वैसे भी आपने खबरें पढ़ी होंगी कि जो डेडलाइन दिया गया है तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया वापस। आज खबरें फरी है तकरीबन तोरखम से भी कोई 15-20 खानदान गए हैं और इसी तरह जायदाद की भी एक खबर आ जाई है कि वो फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है। तो मेरे ख्याल में एक तो नफसियाती उन पर दबाव है और उस डेडलाइन से पहले काफ़ी सारे लोग चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ये वाला जो फैसला है इसमें शायद तब्दीली ना हो। हाँ, अभी यूनाइटेड नेशन का मैं बयान पढ़ रहा था कि ज़रा डेडलाइन में थोड़ी सी तोसी की जाए, उसका इम्कान हो सकता है। और वैसे मेरा एक और ख्याल है कि इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा ऑपरेशन जो होने जा रहा है, इसमें जो तालिबान की हुकूमत है उनको एतमाद में लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान से अलग बिल्कुल भी नहीं हो सकते, अफ़गानिस्तान हमसे बिल्कुल भी नहीं अलग हो सकते, जैसे भी हालात हो। मुझे सदर हामिद करज़ई साहब के बयानात याद हैं, वो उसने गिले को किए थे कि ये है वो है, लेकिन वो 21 मरतबा अपने 10 साल हुकूमत में, जब से वो सदर बन गए तो उससे पहले भी थे, लेकिन वो 21 मरतबा आए हैं। तो इख्तिलाफात भी होंगे, लेकिन हम एक दूसरे, मैंने पहले भी कहा कि हमारा एक दूसरे पे इन्हिसार है, लेकिन बिल्कुल इस दफ़ा मेरे ख्याल में चूँकि पाकिस्तान में कुछ मसाइल बड़े हैं जो कि हमारे लोग कहते हैं कि इसमें अफ़गानिस्तान बड़ा फैक्टर है, और तालिबान की हुकूमत से मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मायूसी ज़रा ज़्यादा हुई है। जो तवक्कुआत यहाँ थे कि वहाँ पे हुकूमत आने के बाद शायद यहाँ भी तशद्दुद ख़त्म हो, लेकिन मेरे ख्याल में वो वाली जो उम्मीद थी यहाँ पे वो मायूसी में बिल्कुल ठीक है। उम्मीद पूरी करनी चाहिए उन लोगों को कि जो अफगानिस्तान के अंदर हुक्मरान है। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।